कल ये कह रहे थे कि मैं बता दूंगा कि क्या होता रहा है, कैसे हुकूमत आई है और कैसे ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इनको बताना उस वक़्त याद आता है जब इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत आ जाए। सबको जेलों में बंद कर दिया। एक मैकियावेलियन रवैया था कि सबको बंद कर दो। बताओ अवाम को, इमरान खान साहब, अवाम को बताएं कि राना सनाउल्लाह के ऊपर 2 किलो हेरोइन का प्लान किस तरह बनाया था। अदारों की आर्म ट्विस्टिंग करके, FIA को इस्तेमाल करके किस तरह 4 साल सियासी इंतकाम लेते रहे। ये जो आज कहते हैं ना कि पूरी की पूरी जो काबीना है वो जमानत पर है, जमानत पर इसलिए कि आपने झूठे मुकदमे बनाए। आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपसे ये सवाल करना कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे हासिल की, क्या ये इंफॉर्मेशन देना या ये सवाल करना, इससे आप तंग हो रहे हैं? इसका आपको जवाब देना चाहिए। इक़्तिदार चाहते हैं या NRO चाहते हैं, इस बात की भी जो है वो वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपने मरियम औरंगजेब साहिबा की गुफ्तगू सुनी और साथ राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी सुनी। आज की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत अहम है और इसका जो जवाब PTI की तरफ से आना चाहिए वो जवाब हमारे सामने बैठे हैं। फवाद चौधरी साहब हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सर ये फरमाइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि सर अगर किसी के खिलाफ कोई करप्शन का कोई केस बन रहा है या कोई तहकीकात हो रही हैं, तो जब वो तहकीकात होंगी तो आप ये महसूस करेंगे कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। पहली बात तो यह कि ये तो ठीक है, जवाब देना चाहिए, हर एक को जवाब देना चाहिए। लेकिन 2 बातें पहले मैं आपको बताऊं। पहली बात तो यह कि 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें अभी तक ये है आज गवर्नमेंट कर चुकी है, ठीक, और इससे अंदाजा होता है कि कितने परेशान हैं सारे जो है वो इसी में लगे हुए हैं। पहले मरियम औरंगजेब का आपने बयान सुना, फिर राना सनाउल्लाह की आपने जो है वो बात सुना। अब इन दोनों पे जरा मैं आपसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान के ऊपर कौन सा केस है जिसकी तहकीकात आप कर रहे हैं? आप सवाल पूछते हैं, उससे पहले मुकदमा बनता है ना। तो मुझे बताएं, आप अभी जरा हुकूमत के तर्जुमान से या राना साहब से पूछें कि केस किधर है। फरा के ऊपर भी इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल 3 महीने तो होंगे और रोजाना तहकीकात हो रही है, वैसे मुख्तलिफ चैप्टर्स खुले हुए हैं, मुख्तलिफ केसेस खुले हुए हैं। उसके लिए पहले कंप्लेंट होती है ना, उसके लिए कंप्लेंट होती है। और ये जो कह रहे हैं 5 अरब रुपए के उन्होंने नए एसेट्स बना लिए हैं, तो देखें इमरान खान, उनकी एहलिया, मैं हूं, सारे MNAs हैं, हमारा तो बड़ा आसान है, हमारे तो हर साल एसेट्स डिक्लेयर होते हैं। तो आप उठा लें, बता दें कौन से बड़े। वो ट्रस्ट है ना मेरा, है कादर ट्रस्ट, अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है, उसके अंदर जमीन दी गई, बिल्डिंग बनाई गई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो शौकत खानम है जिसको 9 अरब रुपया हर साल, अभी तक आपको मैं बताऊं 70 अरब रुपया इमरान खान का जो हॉस्पिटल है वो कैंसर पेशेंट्स पे खर्च कर चुका है। इसी तरह से जो नमल यूनिवर्सिटी है, ये जो कादर यूनिवर्सिटी है, ये जो ट्रस्ट है, मतलब ये कह रहे हैं कि वो करप्शन है। नहीं, उसमें हुआ ये है कि 50 अरब रुपए का इशू था मलिक रियाज साहब का और उनके पैसे बाहर से आए, ठीक है ना, आपने बताया। उसके बाद 5 अरब रुपए की जमीन जो है मलिक रियाज साहब ने ट्रांसफर की। किसको की? कादर यूनिवर्सिटी और फरग होगी, दो जगह। जो फरा है वो मालिक है कादर यूनिवर्सिटी की? नहीं, उनके जरिए करवाई गई। एक मैं आपसे पूछा, ट्रस्टी हैं वो। सही समझ आ गई। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि इन्होंने 5 अरब रुपया जो है जो ट्रस्ट बनाया वो बेसिकली वो करप्शन है। यानी जो शौकत खानम को जमीन आई, एक तो बनी गाला की तरफ जमीन देखना इमरान खान को मिली नहीं, वो आई फरग हो गई और बुशरा बेगम, फरा बीबी और जो बुशरा बीबी उनके नाम ट्रांसफर हुए। उनके नाम ट्रांसफर नहीं हुए, फरा नहीं ट्रांसफर हुई। एक जमीन डायरेक्ट फरा के हुई और दूसरी यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर हुई। ये जो कादर यूनिवर्सिटी है ये ट्रस्ट है, दोनों ट्रस्ट के नाम के ऊपर हुई। जब ट्रस्ट बनता है तो ट्रस्ट, कोई बंदा मतलब कोई रिश्वत ले रहा है, मसलन फॉर एग्जांपल आपने किसी एक को रिश्वत देनी है, तो मुझे आप बताएं वो रिश्वत उसको देंगे, ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत है? ये वो कहते हैं स्मार्ट वे है ना, एक स्मार्ट वे है कि आप ट्रस्ट बनाएं और ट्रस्टी बन जाए और जमीन उसके नाम ट्रांसफर हो जाए। कल ट्रस्ट सारी जमीन बेच के चला जाता है और डिफॉल्ट कर जाता है, नहीं, लेकिन बात खत्म हो गई। लेकिन ट्रस्ट की जमीन तो नॉन ट्रांसफरेबल होती है। नहीं, अगर डिफॉल्ट कर जाए, फिर नहीं, डिफॉल्ट भी कर जाए तो वो तो नहीं जा सकता। और ट्रस्ट क्या है?
अलकादर यूनिवर्सिटी तो मेरे हल्के में है ना, हाँ, ज़ाहिर। मेरे से ज्यादा उसका किसको पता वैसे होगा? यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी और फ्री यूनिवर्सिटी है, और एक क्लास चल रही है उसकी सिर्फ, और एक क्योंकि वो पहला साल है, हमेशा यूनिवर्सिटी जो है वो 3 साल लगते हैं उसको और बनने उसके में। बाद डिग्री की कोई ऑप्शन नहीं, डिग्री नहीं दे सकते नहीं, यूनिवर्सिटी के साथ क्योंकि वो affiliate है। क्या वहां पे पढ़ा क्या रहे हैं, वो सीरतुल नबी पढ़ा रहे हैं वहां पे, उसके बाद वो वहां पे पढ़ा रहे हैं तसव्वुफ, ये 2 बेसिक चीजें, और इखलाकियात पढ़ा रहे हैं जो वहां पे और वहां पे आ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लोग। ठीक हो गया। तो मुझे आप बताइए, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, दूसरी पहले भी इसको जरा पहले भी रिवर्स अच्छा, तहकीकात के लिए तैयार हैं आप? मतलब कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तहकीकात करें। फराह गोगी के नाम कोई जमीन ट्रांसफर हुई है, तहकीकात करें। बुशरा बीबी के नाम कोई चीज, पैसे या एसेट्स उनके डेवलप हुए हैं, तहकीकात करें। लेकिन सवाल ये है कि वो तो जो अपना जो बुशरा बेगम है, इमरान खान हैं, लोग हैं, उनके तो डिक्लेयर्ड है ना असासे, इससे आसान तो केस ही नहीं है। मतलब जावेद चौधरी साहब के ऊपर तो तहकीकात की जरूरत है कि चलें जी हमें पता नहीं है उनके एसेट्स क्या हैं, डिक्लेयर्ड नहीं है, या जो लोग प्राइवेट बिजनेसेस में उनके एसेट्स डिक्लेयर्ड नहीं है। एमएनए के, सेनेटर्स के तो एसेट्स डिक्लेयर्ड है। आपने सिंपल करना है कि ये आपके एसेट डिक्लेयर्ड थे, ये आपके एसेट पर हमें पता चले हैं जो आपके एसेट डिक्लेयर्ड नहीं थे, जो डिक्लेयर्ड नहीं थे उन पे केस बना दें। इसके लिए 3 महीने की भी जरूरत। अब देखिए, एक तो ये बहस है ना जो आप और मेरी चल रही है, दलाइल है, आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बंदा फोर्स ही कर सकता है जर्नलिज्म में रहने की वजह से। 30 साल मुझे यूं लगता है कि बुशरा बेगम जो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जिस किस्म के केसेस बन रहे हैं, जिस तरह तहकीकात हो रही है, जिस तरह फराह गोगी उनका और एहसन जमील गुजर का जो खोला जा रहा है चैप्टर, फिर ये कि जो डेवलपमेंट बजट था पंजाब का, उसके बारे में गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि 5% जो पूरे बजट का जो वो सीधा सारे ना बात तो ये, अगर गिरफ्तार होगी बुशरा बेगम, आपका लाया ये तो है एक ऐसी गुफ्तगू है ना जिसका ना सर है ना पैर है। 5% डेवलपमेंट बजट कैसे चला गया, ऐसे कैसे चला गया, ये तो ऐसे इल्जामात है ना। मैं ये कह रहा हूँ बड़े सिंपल बात है, आपके नज़दीक करप्शन हुई है, आपने केस दर्ज करना है, सवाल बनाने हैं, इन्वेस्टिगेशन सामने रखनी है। आपसे एक दफा कुछ ना कोई केस बन रहा है, ना आपके पास कोई सब्सटेंस है, ना आपके पास एविडेंस। तहकीकात कर रहे हैं, ये मुझे पता है। बुशरा बेगम के जो भाई हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात, वो उनको एक एंटी करप्शन के केस में बुला लिया जो 1980 का है। उस्मान बुज़दार में बना दिया जब 1982 का। टू बी फेयर विद, आप उस्मान बुज़दार के हक में हो या खिलाफ हो, 1982 में उस्मान बुज़दार का जो है वो क्या करप्शन का केस होगा। ये तो एक है, इसको आप विच हंट कहते हैं, जो विच हंट चल रही है। अभी ये जो मरियम औरंगजेब है, सीधा सवाल तो ये है ना, देखिए इल्जाम जब आप लगाते हैं सब्सटेंस का लगाते हैं। मरियम औरंगजेब पहले वजीर बनी, टोबैको लॉबी को कंसेशंस दी गई। अब फिर जब वो वजीर बनी है और बकौल मरियम नवाज के 2-2 बजे तक उन्होंने बजट बैठ के बनाया है, तो टोबैको लॉबी को मरात मिली। लेकिन ये वजीर खजाना तो नहीं है ना सर, मरियम औरंगजेब साहबा। हाँ, लेकिन लॉबीज जो काम करती हैं वो तो वजीर खजाना ने करना होता है ना। तो आपके तो मिफ्ता इस्माइल साहब करेंगे ना, वजीर इत्तलात कैसे करेंगे? कैबिनेट अप्रूव करती है, वजीर फाइनेंस। आपका ख्याल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया? 100% इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया। मुझे आप बताए ना, इनसे किसी ने, सहाफी ने अभी तक सवाल ही नहीं पूछा कि अली साहब कौन है। आप अली जो तरीन हैं, अली तरीन जो है वो आपके क्या लगते हैं? वो पाकिस्तान में टोबैको लॉबी के साथ वो रिप्रेजेंटेशन उनकी क्या है? जागीर तरीन साहब के साहबजादी की बात नहीं, वो तो बड़ा स्मार्ट आदमी है। ये अली तरीन किन की बात कर रहे हैं? ये मरियम औरंगजेब साहिबा के खामद है। अच्छा, ठीक है। तो आपका ख्याल ये है कि उनके जो हस्बैंड है वो मिले हुए हैं? मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन आप देखें एक मरियम औरंगजेब का डायरेक्ट इंटरेस्ट है टोबैको इंडस्ट्री के साथ, वो बैठ के बजट बना रही हैं बकौल मरियम नवाज के, और वो फिर बैठ के अप्रूव कर रही हैं। अगर टोबैको इंडस्ट्री को फायदा होता तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो ना आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं। नहीं, कोई हमारी बेनिफिशियरी नहीं, हमारे जो पार्टी के लोग हैं ना वो जिम्मेदार है, तंबाकू लगाते हैं बेचारे। ये जो सारे स्वाबी वाले हैं ना, असद कैसर साहब हो गए, आतिफ वगैरह हो गए, ये सारे ये लोकल हैं, ये तो बड़े छोटे प्लेयर हैं। असल प्लेयर है ये जो पाकिस्तान टोबैको कंपनी बैठी हुई है, ये जो दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनीज हैं। इन्होंने बड़ी चालाकी की है, इन्होंने अपना जो लोकल टोबैको वाला है उसको तो मार दिया है, उनको कंसेशंस देके। सो उनको उन्होंने कंसेशंस दे दी हैं, और थैंक्स टू मरियम औरंगजेब। और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो सर बड़ा सिंपल है सर, देखिए बड़ा सिंपल है सर। आपने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखना है ना, आपने पहले भी लिखा है ना अदालत, आपने हमजा शहबाज साहब के खिलाफ लिखा है ना पैकेज के, तो आप चीफ जस्टिस साहब को खत लिखते हैं। देखिए ना, सबसे पहले तो मरियम औरंगजेब से डायरेक्टली सवाल पूछ रहे हैं ना, आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है टोबैको लॉबी में। आपने जब ये कंसेशंस दी जा रही थी, आपने प्रोसीडिंग से खुद को अलहदा क्यों नहीं किया?
पहले तो वो जवाब है ना। अच्छा, वैसे तो हर जब बजट आता है ना, आपके दौर में भी आता रहे, हर बार टोबैको इंडस्ट्री को, बल्कि दूसरी सीमेंट इंडस्ट्री है, सरिये की इंडस्ट्री है, ये खाद की इंडस्ट्री है, हर बार गवर्नमेंट इनको फायदा पहुंचाती है। नहीं, फायदे देती है, लेकिन लोग मिसाल के तौर पर जब शुगर के हमारे केसेस आ रहे थे, खुसरो बख्तियार ने हमेशा खुद को जो है वो अलहदा किया, उन फैसलों साजी में शरीक नहीं हुए। मरियम औरंगजेब ने क्या किया, हर फैसले में शरीक हुई और हर फैसला खुद करवाया। So this is a huge conflict of लेकिन आप वैसे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, अब ये मरियम से पूछ लें, मरियम साहिबा और उनके हस्बैंड पे, और अगर आपके पास प्रूफ है तो मेरा ख्याल है आपको। ओहो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप सवाल पूछ लें उनसे। आपका काम पूछना नहीं है। नहीं, पहले एक तो बताना और साबित करना। देखो ना, हमें तो पता है ना, हमारे पास तो सब है ना। अब मैं कह रहा हूँ आप उनसे सवाल पूछ लेना कि ये बजट आपने इस मामले से उस वक्त खुद को रिक्यूज किया या नहीं किया। ठीक है। अच्छा, तो दूसरी के अब देखें ना, राना सनाउल्लाह पे आ जाए। राना साहब ने कहा है कि कह रही है ना मरियम हरासा किया जा रहा है, वो कहते हैं इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे हरासा किया जा रहा है, और एक जी कौन से कोट लखपत में उनको डाल दिया, अडयाला जेल में डाल दिया, उनका कोई एसी बंद कर दिया, उनको पंखा बंद कर दिया, उनकी दवाइयां बंद कर दी, या फिर उनको घर से खाना नहीं आ रहा जब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो, तो वो कह रहे हैं कहां हरासा। नहीं, हैरेसमेंट तो ये थी ना कि जो 25 मई को जिस तरीके से किया गया, 16 केसेस जो हैं वो बनाए गए, इमरान खान के ऊपर 16 केसेस बनाए गए, पूरी हर पार्टी के ऊपर जो है वो पार्टी के हर बंदे के ऊपर केसेस बनाए गए, और आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 8, 10, 15 जो है वो केसेस जो है वो शामिल। लेकिन इसमें जेल में कोई नहीं है, याद रखिएगा। तो जब आपका दौर था, हमजा शहबाज 22 महीने रहे हैं सर वहां पे। तो हमजा शहबाज तो 14 अरब की करप्शन में रहे हैं ना। तो सर वो साबित नहीं हुआ, आप 4 साल साबित नहीं कर सके। 16 नहीं, 4 साल कहां साबित कर सके, 1.5-3 साल। तो अभी देखिए हो क्या रहा था, मसलन जरदारी साहब का केस है, जरदारी साहब के केस में, फरियाल तालपुर के केस में हमें रोज किया जा रहा था कि नैब तो जनाब नैब न्याजी गठजोड़ चल रहा है। हालत यह है कि जो प्रोसिक्यूटर जरदारी और फरियाल तालपुर के केस प्रोसिक्यूट कर रहा था, वो 4 दिन पहले उसकी नई अपॉइंटमेंट हुई है। क्या अपॉइंटमेंट हुई है? वो माशाल्लाह एडवोकेट जनरल से लग गए। आप अंदाजा लगा लें, इस तरह की तो यहाँ पे मसाइल। तो गवर्नमेंट आपकी थी ना, आप फिर गलत आदमी लगा दिया था आपने नैब के ऊपर। अच्छा, पहले साल मैंने खान साहब को ये बात कही, मैंने कहा ये किसी ने नहीं मानना कि नैब आजाद गुजर है, इसको आप इस पे लानत भेजें, आप सारे केसेस जो हैं हम इसको जो है ख़त्म करके हम FIA में लें और फिर हम खुद प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि बाद में जावेद चौधरी साहब ने कहना है कि नहीं नायब साहब को छोड़े, आप तुझे दसो तुझे क्यों नहीं प्रूव किया। नहीं, वो तो आपकी अपनी पार्टी भी कह रही है ना कि हम साबित नहीं कर सके, इसलिए नहीं, अकबर साहब ये कह के इसलिए नहीं कि ये नाकामी है हमारी। एडवर्सोरियल सिस्टम के अपने मसाइल भी हैं, इतनी जल्दी साबित भी नहीं होते, 3 साल में नहीं केसेस साबित होते। लेकिन 12 नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए, मरियम नवाज कन्विक्ट हुई, उसके बाद और लोग कन्विक्ट हुए। जेल में शायद खाकान अब्बासी साहब जेल में, राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो हेरोइन डाल दी गई, कोई बंदा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि बंदा ही होता है। इस तरह देख लें, ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई उनके अंदर यानी 11-12 महीने वहां पे, मियां शहबाज साहब 22 महीने, ख्वाजा आसिफ साहब, कोई बंदा छोड़ा नहीं था आपने बाहर। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर केस तो देखें ना, उससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो केस ही कोई नहीं था। अब भी देखें कितने जुल्म की बात है कि पाकिस्तान का वजीर दफा है और उस वक्त वो वजीर दफा और वजीर खारजा था और दुबई में जाके कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। इस पे तो देखिए पाकिस्तान में तो कोई सर एक केस भी आप साबित नहीं कर सके, 3.5 साल में नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई किसी जगह बस। और इस वक्त आपका कोई भी शख्स जेल के अंदर नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि सबको उठाए जेल में डाल दे। कैसे डाल देगी? ये तो इन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली है, वो तो हमने सेशंस कोर्ट में इधर उधर जाके जमानतें नहीं हुई हैं सबने। अच्छा, वैसे राना सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती हुई आपके दौर में या नहीं? राना साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई और वो केस जो है वो नहीं बनना चाहिए था। बट राना साहब ने तो खुद ही गिला कर लिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। क्या गिला किया था उन्होंने? बस उन्होंने कह दिया था कि वैसे आपने गलत किया हमारे साथ। किसको कह दिया? बस कह दिया था, राना साहब से बुला के पूछने केस किसने कैसे बना था। वैसे केस कैसे बना था? राना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बनी गाला से 15 केजी हेरोइन लाई गई। अच्छा? शहजाद अकबर साहब ने, ये राना साहब बना था, बदल गए। राना साहब ने कहा चलो ठीक है, आप इस पे क्या बहस करें? जी पहले IG इस्लामाबाद को दी गई, ANF के केसेस जिस दिन पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गए ना बनाने में, अच्छा ही है वैसे नहीं है। तो बनी गाला से हेरोइन नहीं गई, बनी गाला। और आप लोग PTI ने नहीं बनाया केस? PTI ने नहीं बनाया केस। तो फिर किस टाइम बनाया ये केस? बस राना साहब से पूछे। नहीं वैसे राना सनाउल्लाह साहब पूछे, खुली बातें वो असेंबली में करते रहे।
आपको अफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कॉपी असेंबली में। गलत किया, शायद अफरीदी साहब ने गलत किया बिल्कुल उनको। देखिए मैंने तो उस वक्त भी कहा कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से, जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब जो भी आए थे एएनएफ से, नहीं एएनएफ के मेजर जनरल साहब थे, जो भी आया था। नहीं वैसे वो मतलब आपने रोका था, मना किया था आपने? मैंने तो बिल्कुल मना किया था। मैंने ये कहा, मैंने जब उनसे क्वेश्चन ही किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है। और वो आपका ख्याल है गलती हुई, नहीं करना चाहिए था? कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह नहीं होता। राणा साहब की एक प्रॉब्लम है ना, राणा साहब की भी, राणा साहब ये लोग जब हुकूमत में है ना, ये आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं या जिस तरह के केसेस बना रहे हैं, ये सोचते हैं कि हमने को हमेशा हुकूमत में ही रहना है। अब राणा साहब के साथ जो हुआ अपोजिशन में और पहले जो कुछ हुआ, देखो वो तो किसी और पॉलिटिशियन के साथ नहीं हुआ जो जिस तकलीफ और से ये गुजरे हैं। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि आप पर्सनल इतना लोगों के साथ हो जाएं कि फिर वो उसमें करें। और राणा साहब ने पहले भी जो तकरीरें की हुई हैं, ये गुफ्तगू की हुई है, मतलब वो तो बड़ी शेमफुल है। राणा साहब को मेरा ख्याल था, राणा साहब से मेरा अच्छा ताल्लुक है फ्रेंकली, और मेरा कई बातों पे वो बड़े अक्लमंद आदमी है। लेकिन वो जब कई दफ़ा हुकूमत में आके समहाउ वो भूल जाते हैं कि हमने वापस अपोजिशन में भी जाना होता है, और वो इस तरह की बातें और ज्यादती कर जाते हैं कि बाद में फिर उनके साथ जो है वो ज्यादती होती है। अच्छा, ये एक इशू जो बुशरा बीबी की ऑडियो है डॉक्टर अरसलान के साथ, और उस पर गवर्नमेंट का व्यू डिफरेंट है। वो बल्कि राणा साहब ने आज भी कहा है कि पीटीआई तरदीद कर दे कि ये गलत है, जाली है, और उसके बाद कहे कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। इसका फोरेंसिक ऑडिट वो आप उतारे, उससे फोरेंसिक करना चाहिए, हुकूमत को खुद करना चाहिए। आपका मुतालबा है ये? हाँ, हम तो कह रहे हैं करें फोरेंसिक, क्या, और आप कह रहे हैं कि जाली है ये टेम्पर्ड है, 100% टेम्पर्ड है और आवाज नहीं है। नदीम मलिक के प्रोग्राम को आप उठा के देखें, उसमें से जो वर्ड्स यूज हुए वही वर्ड्स जो है वो में यूज किए गए। वैसे आप ये समझ रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर जाली है? बिल्कुल। और ये नदीम मलिक साहब का जो इंटरव्यू था, वहां से अल्फाज उठा के टेम्पर किया गया इसको, और ये वो तो अब आ भी गई है हर जगह। वैसे ओन चौधरी साहब के साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने कसम खा के कहा है कि 100% दुरुस्त है। ओन को क्या पता? ओन चौधरी ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं आवाज को समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने हजारों मरतबा ये सुना। नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू उनका अपना ही था ना। तो आपका ख्याल है ये टेम्पर्ड हुई है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम? 100%। और आप चाहते हैं और भी कॉलों से हुई होगी। एक रिकॉर्ड अगर हुई है तो और भी तो रिकॉर्ड हुई होंगी ना। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसका फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए? जरूर करे हुकूमत करने, और आपका मुतालबा पीटीआई की तरफ से? जरूर करे। इसमें क्या है, वैसे इसमें है क्या? ठीक। वैसे तो इसके अंदर गद्दारी पे उभारा जा रहा है कि आप किसी को फलां को गद्दार करार दे दें, फलां को गद्दार करार दें, इसको उठाना है, इसको लुटाना है, इसको गिराना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा अपना। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू किसी का भी हो सकता है कि अगर किसी ने अमेरिका की मदद के साथ हुकूमत बदली है तो उसको गद्दारी का उसके ऊपर जो है वो आना चाहिए, वो गद्दार है। ये तो किसी का ठीक है। लेकिन इससे पहले ना आप लोगों का मौकफ था कि बुशरा बीबी जो है ना एक घरेलू खातून है, उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उनको इन सारी चीजों से अलग रखा है। लेकिन इस टेप के बाद अब वो सियासतदान बन गई। नहीं, देखिए मुझे बताएं, घरेलू खातून तो ये मसलन मिसाल के तौर के ऊपर पॉलिटिकल खातून तो है ना कि मसलन आप देखें जरदारी साहब की एक बहन पूरा सिंध चला रही है, दूसरी बहन जो है वो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है जरदारी साहब को। इसी तरह से नवाज शरीफ का जो पूरा खानदान है, मरियम नवाज जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन चला रही हैं, उनके बाकी जो सारे लोग हैं वो गवर्नमेंट में हैं, 2-3 उन्होंने छोड़े हुए हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। ये होती है पॉलिटिकल रोल। आपने अब आप इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं, आप मुझे बताएं आपने अपना बेगम साहबा को कभी देखा हो कि वो किसी सियासी तकरीर में या उसमें आई हो? कभी आपने देखा हो वो किसी डिसीजन मेकिंग में जो है वो शामिल हुई हो? कभी आपने देखा हो कि उन्होंने कभी जो है वो किसी का जो है वो फैसला जो है इन्फ्लुएंस किया हो? वो है ना, फिर वो कभी ना आई है ना कुछ है, पर्दा उन्होंने पर्दा ऑब्जर्व करती हैं, वो घर में होती है, उनका क्या। अच्छा, वैसे डॉक्टर असलान का ताल्लुक आपकी मिनिस्ट्री के साथ था, मेरा डिजिटल मीडिया विंग के वो हेड थे। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? और वो सरकारी मुलाजिम थे उस वक्त? नहीं, ही वाज फोकल पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने नौकरी नहीं की, उनको सैलरी नहीं मिलती थी। अब उनका ताल्लुक पार्टी के साथ था। पार्टी के साथ है, लेकिन पार्टी के साथ एक डिजिटल मीडिया विंग के जो सरबराह हैं उनको अगर बेगम साहबा इंस्ट्रक्शन दे रही हो तो, क्योंकि बेगम साहबा के ऊपर जो है वो रोज एलिगेशंस जो आ रहे हैं
कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो देख रही हैं तो उन्होंने बात तो करनी है ना, क्या करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है उस वक्त फराग गोगी का इशू नहीं बना था, बन रहा था, तो उन्होंने उससे पहले कहा कि जब फराग गोगी का इशू बनाएंगे तो आपने इसको गद्दारी के साथ इशू टैग कर तो हमारी गवर्नमेंट में जाने से 6-8 महीने से जो है वो बनाया हुआ है, शुरू किया हुआ है। लेकिन देखे ना, ये तो एक तरीका है ना, जब आपको इमरान खान पे कुछ नहीं मिल रहा, जब यहाँ पे केसेस देखें इनके, एक का केस है 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, दूसरे ने $1 बिलियन का जो है वो अपार्टमेंट खरीद लिया, जरदारी, नवाज शरीफ, इनके तो करप्शन। अब इमरान खान के ऊपर आपके पास केस कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि किसी छोटे राइट लेफ्ट वाले बंदे को उठाओ, और अभी तक जो केसेस निकले हैं, ट्रस्ट को जमीन दे दी है, ये करप्शन हो गई है, घड़ी आपको मिली थी फलानी जगह, वो आपने बेच के वो जो आपने सड़क बनवा ली है वो नहीं बनवानी चाहिए थी, ये केसेस हैं। तो मुझे बताएं ना कि ये तो मजाक है ना, जब आपको केस नहीं मिल रहे फिर आप क्या करते हैं, जब आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो जाता है फिर आप घर की औरतों को टारगेट करते हैं, और ये PMLN कर रही है, और ये मैंने पहली दफा नहीं किया। मैं वैसे ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि वो शख्स जिसने घड़ी खरीद के आगे बेची थी, वो इस्लामाबाद के साथ उसका ताल्लुक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार हो गया है, और उसने एतराफी बयान दे दिया है, और जब एतराफी बयान सामने आएगा डिनाइल ही नहीं है, इसमें कौन सा एतराफ वाली बात? उसके बाद इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है इस इशू में, फिर ये मेरा फोन है, मैं जाके बेच देता हूँ, इसमें एतराफी बयान वाली कौन सी बात है? आप समझ गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत नहीं थे, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अगर आपने लेट से, मुझे ये जो तोशा खाना है, मैं बाहर गया हूँ, मुझे घड़ी मिली है, वो घड़ी जाके मैंने बेच दी है। अब इमरान खान साहब को भी देखें, मैं ये जो आप बनी गाला गए हैं, बनी गाला में जो सड़क बनी है, ये इमरान खान ने फैसला किया कि मैंने सरकारी पैसों से नहीं बनवानी, सरकारी पैसों से नहीं बनवानी, जो गिफ्ट मुझे मिला है वो बेच के मैं सड़क बना लूं। अब इमरान खान, और यही काम शहबाज शरीफ ने क्या किया, आते ही अपने 5 घर डिक्लेयर कर दिए हैं, वो अपने ऑफिस कैंप ऑफिस, उनका खर्च सारा इधर डिक्लेयर जो है शिफ्ट कर दिया। ये जो इसकी जाती उम्रा की सड़क है, सिर्फ की जो दीवार है, सिर्फ 80 करोड़ रुपए की बनी है। मुझे आप बताएं, इनको शर्म नहीं आती है बातें करते हुए इमरान खान के ऊपर इस तरह के लिए? इमरान खान का जो दुश्मन भी है ना, सख्त दुश्मन भी है ना, वो करप्शन का लिए ना, उसके ऊपर उसको पैसे की हवस का आप इल्जाम लगा सकते हैं ना, आप उसके ऊपर करप्शन का। तो फिर इस तरह की ये जो ब्रेक लेनी है, लेकिन जो साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपने कहा कि वो घड़ी बेच के जो पैसे हासिल किए गए उससे सड़क बनाई गई, क्या आपके पास वो सारी रसीदें हैं? अगर आपसे मांगी जाए तो आप रसीदें प्रोवाइड करेंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फवाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि जो सड़क बनाई इमरान खान साहब ने घड़ी बेच के, आपके पास उसकी रसीदें हैं? क्योंकि पूरी जिंदगी आप रसीदें मांगते रहे शरीफ फैमिली। नहीं यार, ये देखें, ये तो एक अहमकाना बात होगी। मसलन रसीदें तो चले वो ठेकेदार बता देगा कि मैं क्या बनाया, लेकिन मुझे आप बताएं, मेरा ये, जैसे मैंने आपको, मेरा मोबाइल फोन है, मैंने इसको बेच के मैंने जो है वो अपनी जूता ले लिया है, तो मतलब इसमें आप मुझसे क्यों पूछेंगे? ये आपका गिला, ये आपने कहना है गवर्नमेंट का नहीं कहना कि पहले आपने एलिगेशन बेचने के बाद 20% आपने अदा करके दो, आपने क्लियर कर लिया। तो मुझे आप बताएं ना, इलीगैलिटी क्या हुई? गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिले, जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, दोनों ने तोशा खाना से ये गाड़ियां चोरी करके ले गए। नहीं ठीक, वो केस उनके खिलाफ चल रहा है, केस उनके खिलाफ चल रहा है, क्योंकि पूरा दौर में चलता रहा, फैसला उसका भी नहीं, फैसला उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह, फैसले तो हमारे यहाँ होते थे ना। अच्छा, उन्होंने गाड़ियां चोरी करके जो है वो ले गए, बुलेट प्रूफ। मैं आपको बताऊं कि जब मोहम्मद बिन ये जैद यहाँ पे आए तो उन्होंने खान साहब को ये कहा कि जी मैं आपको जो है ना ये बुलेट प्रूफ ड्राइव करके आ रहे थे, उन्होंने कहा मैं आपको बुलेट प्रूफ भेजूंगा, गाड़ी भेजूंगा ये। और उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा नहीं जी, हमें जो यहाँ पे है वो गाड़ियाँ ऑलरेडी पहले उनका खर्चा बढ़ा है हमारा, आप ना भेजें। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको पर्सनल यूज के लिए। उन्होंने कहा पर्सनल नहीं होता, ये हमारे तोशा खाना में चले जाएगा, मुझे पर्सनल मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और ये यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ, उन्होंने वो गाड़ी नहीं ली। उसके बाद जो है एक जो सबसे महंगा गिफ्ट था जो तोशा खाना में आया, अभी डिटेल्स जो उसकी आ जाए, वो मोहम्मद बिन सलमान जो थे, हिज रॉयल हाइनेस, उन्होंने उनको घर पे भेजा, ठीक है, घर पे देके गए, और वो अगर डिक्लेयर ना करते तो पता ही नहीं चलना था किसी को क्या था, घड़ी है, अंगूठी है मेरा जो आया वो उन्होंने वापस तोशा खाना में जमा करवाया। अगर ना होता तो वो जमा ही ना करवाते। अब इशू ये है कि ये तो एक, मैं कह रहा हूं कि चूंकि करप्शन के केसेस नहीं मिल रहे, तो इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू जो है वो हो रही है ना।
अब आप ये जो सारे चोर हैं जो अरबों रुपए चोरी करके इमरान खान को कह रहे हैं देखें इसने ये किया कि इसको गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट इसने सरकारी खजाने से, ये अब ये इनका आर्गुमेंट है कि देखें ये इलीगल हरकत तो नहीं है लेकिन इमोरल तो है ना जी, गिफ्ट जो है वो बेच क्यों दिया जी। वो देखें अब ये एक हर बंदे की एक अपनी मोरालिटी है। इमरान खान जो है वो कह रहे थे कि जी मैं बजाय इसके कि अवाम का टैक्स का पैसे से ये सड़क बने, वो नहीं बनाते, हम अपने गिफ्ट से बना लेते हैं। दिस इज समथिंग। अच्छा अब देखिए आप वैसे मुल्क को मुश्किल हालात में देख रहे हैं, इस वक्त है फंसा हुआ मुल्क या नहीं? मुश्किल हालात तो बड़ा एक मेरा ख्याल है कि आसान लफ्ज़ है, ये तो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। मुझे आप बताएं ये इतने बड़े जो माशाल्लाह हमारे पे बुज़ुर्ग महर लगे हैं आके, इन्होंने आके पाकिस्तान की मईशत को 90 दिनों में तबाह बर्बाद कर दिया। अब इन्होंने ये जो यहाँ पे किया ये है, ये IMF का जो मॉडल है, IMF से इन्होंने कहा तेल की कीमत बढ़ा दे, इन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी। उन्होंने कहा टैक्स बढ़ा दे, इन्होंने टैक्स बढ़ा दे। उन्होंने कहा बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दें, वो बढ़ा दी। अब सिर्फ एक बात के ऊपर हमारी हुकूमत ने स्टैंड लिया IMF के खिलाफ, और वो ये है कि आप एंटी करप्शन लॉ जो है उसको रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर जो है वो आप रिव्यू करेंगे। सिर्फ हमारी हुकूमत माशाल्लाह एक स्टैंड लेके बैठी है, और वो स्टैंड ये है कि करप्शन लॉ हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया, बाकी अवाम के ऊपर जितने लॉ से टैक्स है वो सब लगा दिया। ये इनकी हालत है। अच्छा देखिए अगर मुल्क फंसा हुआ है तो इसके कुछ सोल्यूशन भी तो होगा ना, आपके जहन में कुछ सोल्यूशन है कि कैसे इस मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता है? क्योंकि अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो आपको भी नुकसान होगा, ये नहीं हो सकता कि आप बच जाएं और गवर्नमेंट फंस जाए। देखिए नहीं, पहली बात तो यह चौधरी साहब कि पाकिस्तान में ना बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कोई भी आ जाए डिलीवरी कोई नहीं है। ये जो हुकूमत आ रही है हम आ जाएं, ये आ जाएं, इसमें पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे पहले तो देखिए हमें पावर सेंटर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ठीक, हमारी नेशनल असम्बली एक पावर सेंटर है, कैबिनेट दूसरा पावर सेंटर है, उसके बाद आपकी जुडिशरी एक पावर सेंटर है, फौज एक पावर सेंटर है, और उसके बाद जो एक प्राइम मिनिस्टर का जो एक किचन कैबिनेट है वो एक और पावर सेंटर है। उसके बाद प्रोविंसेस अपने पावर सेंटर। इतने पावर सेंटर्स के साथ मुल्क में डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, एक पावर सेंटर होना चाहिए। आप ये एक ना हो लेकिन कोई तरीका तो हो ना। मसलन आप देखें पहली तो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट में हो ये रहा था हिस्टोरिकली कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनकी मोनोपोली होती थी इंफॉर्मेशन पे, वो इंफॉर्मेशन गैदर करती थी और असल डिसीजन मेकिंग भी वही करते थे। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट करती थी 51 ऑनवर्ड। आपके दौर में नहीं, 51 से लेके अब तक यही हो रहा है। अच्छा, अब ये हुआ ये है कि एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गया है। अब कई दफा जावेद चौधरी साहब के पास इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी से भी ज्यादा होती है। हमें एग्जैक्टली पता होता है डिसीजन कौन ले रहा है। सो क्या हुआ है कि द रोल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और जो मेन प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन आ गया। उससे उनका स्ट्रक्चर बना नहीं हुआ इतने डिस्कशन के लिए, वो घबरा जाते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं और एक्चुअली जो सहाफ़ी भी हैं, हम में बड़ी कैपेसिटी है क्रिटिसिज्म लेने की, और हमें लोग जो सुनाएंगे वो हम भी आगे से सुना रहे होते हैं। उनका स्ट्रक्चर यह है कि वो आगे से सुना भी नहीं सकते। उसकी वजह से उन्होंने एक फैसला करना है, उन्होंने अपना रोल रीडिफाइन करना है एस्टैब्लिशमेंट ने, जिसमें जजेस भी शामिल हैं और फौज भी शामिल है। ठीक है, इन्होंने अपने आप को डिफाइन करना है। मैंने वैसे ब्रेक लेनी है, लेकिन है बात बड़ी दिलचस्प। आपका ख्याल ये है कि अगर ये दोनों इदारे अपना रोल रीडिफाइन कर लें तो मुल्क के अंदर बेहतरी हो सकती है, लेकिन आपका उसमें क्या रोल होगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सर ये ठीक है अगर रीडिफाइन करती है एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल, जुडिशरी कर लेती है, करवाएगा कौन और आपका रोल क्या होगा? कोई नहीं करवा सकता। ये दोनों इतने ताकतवर इदारे हैं, हम पॉलिटिशियन तो बेचारे नहीं करवा सकते। ये तो इन्होंने खुद ही देखना है कि हमने क्या करने आगे, वो फैसला करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद देखें पॉलिटिशियंस का बड़ा प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियंस ने आपस में ये रूल ऑफ गेम तय करने को तैयार नहीं है। हर दफा छोटी सी बात पे भी हमारा झगड़ा हो, हमारे पास कोई फोरम ही नहीं है कि जहाँ पे हम और फिर ये जो इदारे हैं सारे वो इतने कमजोर हो गए हैं कि किसी का एतबार ही उसके ऊपर नहीं रहा। मतलब इलेक्शन कमीशन आप देख लें, अब इलेक्शन इतना कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कराएगा, उस पर कौन जो है उसकी बात मानेगा?
तो पॉलिटिशियंस ने आपस में बैठ के तय करना है कि यार हमने अपने पांव से थोड़ा आगे सोचना है और इदारों को कोई हमारे मन कोई तो आर्बिटर हो ना। फिर तीसरा पार्ट है आपका गवर्नेंस का, ये गवर्नेंस तो डिलीवरी नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी जो हमारा एक ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये 4 सूबे जो है ना जी, ये पाकिस्तान को सूट नहीं करते। सूबे आपको या सूबे ज्यादा कर लें, या अगर आप सूबे नहीं तोड़ना चाहते और आपको जो सिंध में वो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बना दें, जो डिवीजन लेवल के ऊपर प्रोविंशियल असेंबलीज खत्म कर दें और आप 17 या 19 आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट कर दें। सूबों का एक सिंबॉलिक गवर्नर लगाना है आपने और लगा दें, और उसको फिर आप जो है वो तमाम गवर्नर्स। अब एक सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि हम इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार हैं, जब तक आप राजी नहीं होंगे ये मामला तो नहीं चल सकेंगे। देखें हम तैयार हैं, लेकिन इस वक्त देखें प्रॉब्लम यह है हुकूमत के साथ हम बैठें बगैर ये तय किए कि अगले इलेक्शंस आपने कब कराने हैं। तो मुझे बताएं हमारा तो जो नैरेटिव है वही सारा तबाह बर्बाद होता है ना। नहीं, उनका भी तो हो जाएगा ना जब वो आप उनके साथ बैठेंगे। आप बैठने के लिए भी एक पॉलिटिकल प्राइस है जो उनको देनी पड़ेगी। नहीं, उनको कोई प्राइस नहीं देनी पड़ी, वो तो लेजिटिमाइज हो जाते हैं। उनको लेजिटिमेसी लेनी है। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जो है हमें बराबर छूटना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना 50-50। ये हाँ, अगर आपने आगे क्योंकि देखिए ना 2 तरीके ना, या तो मुल्क में वायलेंस होगा, गवर्नमेंट की कैपेसिटी तो रोजाना जो है इतनी नहीं हो सकती। आज आपने इमरान रियाज को अरेस्ट कर लिया, अयाज अमीर को थप्पड़ मार दिए, फलाने जो जर्नलिस्टों को कुट लिया, इस तरह तो आप हुकूमत नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान हम कोई जो है वो बर्मा तो नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर एक लावा है जो ये सबके खिलाफ जो है वो उगल पड़ेगा। पाकिस्तान को बर्मा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें जो है पाकिस्तान में अगर आगे चलना है, पॉलिटिशियंस को रूल ऑफ गेम बनाने हैं। रूल ऑफ गेम में मेरी नज़र में आइडियली ये होगा कि हुकूमत एक इलेक्शन की तारीख दे, ठीक है, कोई भी तारीख, तरीके इंसाफ को वापस पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट में बैठ के हम इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं इनके ऊपर हम बातचीत करें। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन की डेट दे, बिल्कुल कोई भी, बिल्कुल कोई भी तारीख दे, जो भी देनी है। हम तो ज़ाहिर है। देखें दूसरी मैं आपको बताऊं, हुकूमत आपको भी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा ना। अगर गवर्नमेंट हटती है, उसने फैसला किया हुआ है कि वो अगस्त 2023 में इलेक्शन करवाएगी जो डेट है, और अब वो अगर अपनी पोजीशन से पीछे हटती है तो आपको भी अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। हमें कोई इशू नहीं है हुकूमत में, पोजीशन हमारी तो वही है ना, इलेक्शन करवाएं। इनका ख्याल यह है कि आर्मी चीफ लग जाएगा तो हम पता नहीं क्या तीर मार लेंगे। आर्मी चीफ जो है वो इनकी भी गलत, पता नहीं है पॉलिटिशियंस को कब समझ आएगी कि आर्मी चीफ जो है वो किसी सियासतदान का नहीं होता। नवाज शरीफ में 4 लगा लिए, वो इस बहस में पढ़ने की क्या जरूरत है। लेट फौजी डिसाइड करें, जिस लगाना है जड़ा लाना है ला लो, वो खत्म करें। देखें वो लगाना चाहते हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं रोकना चाहते। दूसरा आपको भी समझ तो आ गई होगी कि आर्मी चीफ जो था सिर्फ अपने इदारे के लिए, हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये भी एक गलत, ये एक और गेम है, ये कभी बाद में तो ये जरा किताब में लिखेंगे कि क्या हुआ था। कोई हमारे किसी और ने गेम की नहीं किया, ये और गेम आपकी पार्टी के अंदर से लोगों ने गेम कर दिया। कुछ अंदर से पार्टी का हमारा नहीं, अफवाहें अंदर से निकलती थी सर, सारी वो खबरें आपकी पार्टी देती। नहीं होती है हमारे यहाँ, और जो उसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए ना इस लेवल के ऊपर। ये तो नहीं कि जो बंदा सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप इतने बड़े फैसले कर दें, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। 3 दफा जो है वो इतला चली गई कि डी नोटिफाई कर रहे हैं चीफ को, और उनको वो ऐसे ही जो है खबर चली गई। ये तो नहीं कि उसको कंफर्म आपसे बुलवा के पूछा गया था कि आप ये डी नोटिफाई कर रहे हैं, मुझे आपको किसी ने कहा हो? देखिए वो तो जाहिर है कई दफ़ा अफवाह चली गई, कई दफ़ा बात हो गई, लेकिन बहरहाल वो भी टॉपिक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी तौर के ऊपर ये मामला ख़राब हुए, उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है, अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस को रूल ऑफ द गेम तय करने हैं। अदरवाइज तो देखो ना, हर 3 साल बाद आर्मी चीफ लगना है या एक्सटेंशन होनी है या जो भी होना है, हर 3 साल बाद गवर्नमेंट बैठ जाती है। ठीक हो, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अब फिर सवाल आपके पास वही छोड़ के जाऊंगा कि आप कहां तक जाने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट से क्या तवक्को करते हैं कि वो अपनी पोजीशन से कितना पीछे हटे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फवासा देखें, गिव एंड टेक होता है जब भी डायलॉग होते हैं। अगर आप ये गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि वो अपनी पोजीशन से पीछे हटे और आपके साथ मुलाकात करें, तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा उनको। आप क्या ऑफर करें? देखिए ना, पार्लियामेंट में जाना, जो गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि आप वापस आएँ, पार्लियामेंट में आएँ,
तो अगर हम पार्लियामेंट में वापस जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट को इसके लिए इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। अगर आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम बैठे, क्योंकि देखिए ना, हमने इदारों के इस वक्त तो मजाक बन गया है फ्रेंकली, जो भी है। अब राजा रियाज के साथ तो आप अपोजिशन नहीं ना बना सकते, तो मजाक है। नहीं, राजा रियाज तो आपकी पार्टी के थे ना सर, अगर ना होते अच्छे तो आपकी पार्टी में क्यों होते वो? नहीं, हमारी पार्टी में बड़े बड़े ट्रबल हैं, इसमें कौन सी नहीं? अच्छा, देखिए वो अपोजिशन लीडर है, उनके साथ बड़ी साथी है वैसे, ऑनेस्टली अपोजिशन लीडर है, इसको जो भी होता है। चले, तो हमारे तो 25-26 इस तरह के गंदे अंडे निकले हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, वो छोड़ दे, लेकिन इशू ये है कि ऑन सीरियस नोट, अगर आपने पाकिस्तान को एक प्रॉपर डेमोक्रेसी के तौर पे चलाना है तो आप अपोजिशन, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी उस दिन ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि अपोजिशन है ही नहीं है तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अपोजिशन को आपने तस्लीम करके चलना होता है। हुकूमत जो है वो अगर हुकूमत का रोल तस्लीम करे और हुकूमत अपोजिशन का रोल तस्लीम करे, वो अल्टीमेटली इलेक्शन में आपने अवाम को ये हक देना है। मुल्क वो आगे जाते हैं जहां पे अब ये तय हो चुका है दुनिया में कि जहां पे अवाम की अक्सरियत को अपने फैसले करने का हक देते हैं। ये नहीं हो, देखे ना, चाहे सीनियर जनरल्स के 2-4-6 हों, चाहे 2-4 सीनियर ये जजेस हों या 2-4 सीनियर लीडर्स हों, 15 लोग जो है ना, 10-12 लोग जो हैं वो नहीं फैसले करते। फैसलों का राइट, अल्टीमेट फैसले का राइट आपको अवाम को देना। आप कौमी असेंबली वापस जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, ओके। मैंने आपको व्हाट्सएप प्रोग्राम भी कहा था। ये इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर बनने के लिए तैयार है? नहीं, वो देख लेंगे अपोजिशन लीडर किसने बनना है क्या नहीं बनना, वो तो निटी ग्रिटी है ना। लेकिन शर्त ये है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। बल्कि कोई भी डेट दे दे आपको, कोई इशू नहीं, फिर उस पर निगोशिएट कर देखिए, मैं आपको बताऊं, निगोशिएट भी कर लेंगे, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि आप मुल्क को इस हालत में चलाएंगे कैसे? आपकी कोई इस वक्त आप मुझे बताएं, सऊदी अरेबिया ये गए, इनका तय था $3 बिलियन मिलना, यूएई से $2 बिलियन मिलना तय था। उन हुकूमतों ने इनको पैसे क्यों नहीं दिए? हमें तो पहले साल दे दिए थे। इसलिए नहीं दिए कि कोई भी हुकूमत जो है वो इस हुकूमत में इन्वेस्टमेंट नहीं करती जिसका पता हो कि इसने 6-8-10 महीने से ज्यादा नहीं चलना। आपको एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। पाकिस्तान को आप इस तरह लूले लंगड़े तरीके से तो आगे ले जा सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, अगर गवर्नमेंट आपकी ऑफर कबूल नहीं करती फिर आपके पास क्या लाए अमल? फिर तो ये अनसर्टेनिटी है ना। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से गवर्नमेंट नई इस तरह की जिस तरह से बैठी हुई है, ये गवर्नमेंट क्या बैठी हुई है ना, इन बेचारों का कोई चलता है ना कुछ, एक फैसला भी खुद नहीं करते। तो कौन करता है फैसला? हर फैसले के लिए आप देख लें, उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए तक तो कह दिया कि नहीं, हमें आर्मी चीफ मदद करें। जो हुकूमत जो है वो ये कोई फैसला खुद भी नहीं कर सकती। अगर इनको अभी मतलब ये 30 साल से इक़्तिदार में है ये जरदारी साहब और शरीफ, अब भी इनका अगर प्रोटोकॉल की हसरत खत्म नहीं हुई, केस इन्होंने अपने खत्म करा लिए हैं, बेसिकली इनका मकसद तो पूरा हो गया, केस खत्म कराने थे वो करा लिए, लेकिन हमें दोबारा मौका मिलेगा, हम दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। दोबारा केस को जाहिर है ये कैसे जब भी आप आए इन किसी के बाप के पैसे तो नहीं है ना, 1100 अरब रुपया है जो ये उठा के जो है वो हमने बंद फाइलें भी खुल जाएंगी दोबारा, वो खुल जाती हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं इतनी एफर्ट इन्होंने क्यों किया इसके लिए। आप अगर ये इनकी गवर्नमेंट भी कोई और चला रहा है तो वो मेरा ख्याल रिपीट होगी ना, आपकी गवर्नमेंट भी कोई और चला रहा है। गलत फहमी है, गलत फहमी है। आप लोग खुद चला रहे थे? नहीं, वो उसमें बहुत इनपुट था फौज का, फैसले इमरान खान करता था, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं। हाँ, जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, और उन्होंने फैसला साजी में उधर हर जगह के ऊपर बहुत आउट ऑफ वे सपोर्ट किया, कोई शुबा ही नहीं इसमें। तो आज क्यों नाराज है फिर आपसे? वो एक और उसकी जो वजूहात हैं, मेरे ख्याल में वो पीटीआई से इतनी लड़ाई नहीं थी, वो एक और मामला खराब हो गया। क्या? वो ये जो इनका जो चीफ वाले मामले के ऊपर जो है वो गलत फहमियां होगी, फिर आगे वो सोशल मीडिया और ये वो सारा गंद पड़ गया, इतना होना नहीं चाहिए था। पर्सनल रिलेशनशिप चीफ साहब के और इमरान खान के आखिर वक्त तक बड़े अच्छे थे, बड़े अनफॉर्चुनेट है कि ये हुआ। 9 अप्रैल तक एक्चुअली आई एम वेरी, बाद में भी उसके बाद तक भी ठीक रहे, अनफॉर्चुनेटली बाद भी राब्ता रहा है मेरा एसएमएस में और एक दूसरे बड़ा उनका था, बड़ा उनका था, बट हसाम एनीवे वो फिर एक लंबी कहानी है। लेकिन चौसा मैं आपको एक और मैं आपका नुक्ता आपकी लाना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर चंद पाकिस्तान के उन पॉलिटिकल एनालिस्ट में से हैं जिनका एनालिसिस बड़ा सीरियस है पॉलिटिक्स का। नून लीग स्पेशली, पीपल्स पार्टी का शायद नैरेटिव पहले ही खत्म हो चुका है, वो एक सिंध की एक इंटरनल पार्टी। नून लीग ने बहुत अपना नुकसान किया। कोई सियासी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर इस तरह से जो है वो अपना पॉलिटिकल पूरे का पूरा बयानिया खत्म नहीं कर देती। ठीक हो गया। नून लीग ने जो अपने वर्कर्स का, अपने जो लोग हैं उनका जो मान तोड़ा है ना,
वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती। ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।